वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो शुरू के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखकर आइएगा, तब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। व्हाट टू से, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड vector algebra. In vector algebra we discussed about vector addition. Vector addition can be made by, vector addition can be done by triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, ये हमने पढ़ लिया था। vector addition obeys commutativity and associativity, means वेक्टर एडिशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, ये दोनों सेम होते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है पिछले लेक्चर में। प्लीज़ आप उसको देख के आइएगा, समझ के आइएगा। तो ये वेक्टर एडिशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी का एडिशन निकाल के वेक्टर ए में प्लस कर लो, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन निकाल के वेक्टर सी में ऐड करो तो बराबर आते हैं। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑल्सो। ये भी हमने प्रूव कर दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? अभी कहाँ समझ में आएगा, अभी तो शुरू ही नहीं किया। ठीक, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, पिछली क्लास में तो हमने ये देखा है कि वेक्टर एडिशन होगा कैसे। आज हम ये देख रहे हैं कितना होगा। पिछले में हमने देखा वेक्टर एडिशन कैसे होगा, आज देख रहे हैं कितना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 3 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया और 4 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब समझिएगा आप, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है 3 और 4 का। मतलब ये 3 और 4 हम हटा दें और इनकी जगह पे कोई एक वेक्टर लगाएं, वो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स? Resultant vector is a vector which gives the same effect as is given by the all individual vectors together। जितने भी इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं ये सारे मिलके एक साथ जो इफेक्ट देंगे, उतना इफेक्ट अकेला एक वेक्टर देगा, जो वो एक वेक्टर इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर है। अरे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे 10 लोग क्या करें, 5-5 किलो कुछ वजन उठा के ले आए, एक अकेला आदमी 50 किलो उठा ले आया, तो वो एक अकेला आदमी इन 10 का रिजल्टेंट कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो अभी देखो, इसको समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा सिंपल वाला समझते हैं। जैसे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसमें हमने 3 न्यूटन का एक और लगाया। ठीक, तो आपने कहा सर परेशान नहीं हो, 6 न्यूटन का एक ही लगा दो, 6 न्यूटन का। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला ये कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा और कहाँ को होगा ये हमें पता करनी है। तो ऐसे में तो हम कर लेते हैं जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 3 का इधर है 3 का इधर है, तो आप कहो कि सर कोई फोर्स ना लगाओ, तो वही काम हो रहा है। मतलब 3 और 3 का रिजल्टेंट 0 है, 3 और 3 का रिजल्टेंट 6 भी है। ठीक, और अगर ये 3 इधर है और एक 3 इधर है और इनके बीच में कुछ एंगल है, तो अब नहीं पता ना हमें कि कितना आएगा इसका आंसर। इतना तो हमें ज़रूर दिख रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ खींचें और यहाँ खींचें तो कहाँ को आएगा? इधर को आएगा। बीच में तीर चला है, कभी तीर देखा? अभी रामायण आती थी, है ना, लक्ष्मण जी खींच के मार रहे थे मेघनाथ को। तो तीर में क्या होता है, एक डोरी इधर खींचती है, ठीक, एक डोरी इधर खींचती है और इसको जब छोड़ते हैं तो तीर सीधे बीच में जाता है। जब इक्वल फोर्स रहते हैं दोनों तरफ तो ठीक बीच में जाएगा, सेंटर में। तो हम कहेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं पता अभी हमें। ठीक, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगा।
तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। वेक्टर को हम बोलते हैं फिजिक्स की आत्मा, बोलते हैं ना, हर बार बोला ना दोनों में। व्हाट इज वेक्टर? इट इज सोल ऑफ फिजिक्स। क्लियर बच्चों? इट इज सोल ऑफ फिजिक्स, मतलब अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? पिछले में अपन पढ़ के आए ना पैरेललोग्राम लॉ से, इसका आएगा इस डायगोनल के इक्वल। तो अब इस डायगोनल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 4 न्यूटन इधर आ गया, तो 4 और 3 पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा। मतलब 3 और 4 को अगर परपेंडिकुलर लगाया जाए किसी बॉडी पे, तो ये उतना ही काम करेंगे जितना एक अकेला 5 का काम करता है। मतलब 5 न्यूटन इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन व्हेन दीज आर अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? समझ में आई इतनी बात? लेकिन यही 3 और 4 अगर क्या कर दें हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो क्या होगा? तो फिर रिजल्टेंट आएगा 1 न्यूटन का। अगर सेम डायरेक्शन में लगा दें तो रिजल्टेंट आएगा 7 न्यूटन का। लेकिन हम कह रहे हैं कि 3 और 4 से हमें 5 न्यूटन आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर लगा दोगे, ठीक। लेकिन हम कह रहे हैं कि 3 और 4 को आपने लगा दिया 40 डिग्री के एंगल पे या 45 पे लगा दिया। अब आंसर कितना आएगा? कहाँ आएगा? ब्लैंक हो गया हमारा दिमाग, अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। इसमें हमने पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसमें सीधे माइनस कर दिया, सेम डायरेक्शन में आया तो प्लस कर दिया। लेकिन अगर कुछ भी एंगल आया तो क्या करेंगे? ये सीखेंगे आज हम, है ना। तो बच्चों वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, ठीक। तो इसकी एक्चुअली 2 मेथड्स हैं। एक है ट्राइंगल लॉ मेथड, क्या बोले बच्चों? एक है ट्राइंगल लॉ मेथड और एक है पैरेललोग्राम लॉ मेथड, ठीक। 2 मेथड से रिजल्टेंट निकालना है एडिशन का, ठीक है। दोनों में एक जैसा ही होगा, ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्राइंगल लॉ से निकाल लेते हैं, ठीक। देखिएगा ज़रा, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक 5 न्यूटन का फोर्स आपने इधर को लगाया है और एक 6 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहले ट्राइंगल बनाएंगे, इस 5 न्यूटन को इधर ले आएंगे, ठीक। और ये देखिएगा ज़रा, ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल है। तो इस वेक्टर को उठाओ और यहाँ पे रख दो। कहाँ पे रख दो? इसकी टेल को इसके हेड पे रख दो। मैं इसको बोलता हूँ मूंछ बोलता हूँ इसको, और इसको बोलता हूँ पूंछ बोलता हूँ, है ना। तो इसकी मूंछ को इसकी पूंछ पे रख दो, है ना, ठीक। तो 5 न्यूटन, तो 6 न्यूटन को कहाँ रख दें? इसको ज्यों का त्यों उठाएंगे, इधर रख देंगे। कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है आपको? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 5 न्यूटन हो गया, 6 न्यूटन हो गया। अब ट्राइंगल बनाओ ABC। ट्राइंगल बनाओगे तो अपन ने पढ़ा था पिछले बार, क्या? ये काला, ये AC वेक्टर, AC इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना। लेकिन कितना है ये अभी हमें नहीं पता। ये है, ये तो हमें ट्राइंगल लॉ से पता है कि जितनी ये साइड होगी वही आंसर होगा इन दोनों का। लेकिन कितना है ये पता करना है हमें, ठीक है। चलिए आज हम ये देखेंगे कि कैसे ट्राइंगल लॉ से वेक्टर एडिशन किया जाता है। चलिए बोर्ड पे देखें, सब लोग तैयार हो जाएं। अब लेक्चर एक्चुअल में शुरू हो रहा है। एक है कोई वेक्टर A जो AB से रिप्रेजेंटेड है, एक दूसरा वेक्टर है B जो कि वेक्टर B से रिप्रेजेंटेड है। ट्राइंगल लॉ से हमें मालूम है कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा JAC। ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़ा था कि नहीं? थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स इन द अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। ऐसे जा रहे थे तो ये ऐसा आंसर है, पिछले में पढ़ा है हमने। तो ये है वास्तव में वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर? चलिए आप शुरू करते हैं। लेट वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर A, वेक्टर BC, हाँ, एंड ये पेन कम चल रहा है, एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, अब एक बार इसको और समझ लेना प्लीज़। कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग। कैसे? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो वो या तो उनके हेड और हेड के बीच में होना चाहिए या टेल और टेल के बीच में होना चाहिए। वास्तव में क्या है, एक का हेड है और दूसरे की टेल है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेक्टर को उठा के ऐसे आगे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये वेक्टर आगे बढ़ गया, मान लीजिए ऐसा बढ़ गया, इधर आ गया, तो इसका हेड आगे चला गया, पीछे रह गया टेल, तो ये हो गया इसका एंगल। यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो या तो हम उनके हेड और हेड लेंगे या टेल और टेल लेंगे। देखो जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर ये बी है, इनके बीच का एंगल हमसे कोई पूछे तो ये बोला अगर, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? इस वेक्टर का हेड है, इसके हेड को आगे करो आप पहले। ठीक, तो ये वेक्टर ए को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा, एंगल ये कहलाएगा। बात समझना, याद रखना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को भरने में कर देते और सवाल गलत हो जाता है। और पहला ऑप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही वाला दिया रहता है कि इधर से भरो आप, है ना। चलो भाई, हमारे बच्चे गलती नहीं करते हैं। हाँ, ये हो गया। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें मालूम है, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, जो वेक्टर ए सी होगा वो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के इक्वल होगा। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। मतलब वास्तव में क्या होगा, वेक्टर ए सी क्या हो गया भाई, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए सी क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और ए सी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का। क्या हो गया भाई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बड़ा होगा वो इस साइड के इक्वल होगा। इस साइड को हमें कैलकुलेट करना है, बस सिंपली बात ये है। तो इसको और अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो वास्तव में ए सी के इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। अब हमें ये साइड फाइंड करनी है, केवल क्या करना है, ये साइड फाइंड करनी है ए सी। इसके लिए देखिए, हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ से ये खींचा, इसका नाम एन रख दिया, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों इसमें? हाँ, नहीं है प्रॉब्लम। आ जाओ जरा। अब 9th 10th में आप जो थोड़ी सी मैथ्स पढ़ के आए हो, ज्योमेट्री, उसको यूज़ करके इसे हम प्रूव करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, आजा राजा आजा राजा। हाँ देखो जरा, इन राइट ट्राइंगल बी एन सी, बी एन सी जो ट्राइंगल देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, बी एन सी, इसमें एक बार आप करो सी एन अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो दिस इज साइन थीटा। और व्हाट इज बी सी, बी सी कितना है, ये वेक्टर बी सी है, तो बी सी क्या है, बी है। इधर हम लिख भी देंगे कि जो बी सी है वो क्या होगा, बी होगा। और ए बी है वो कितना होगा, ए होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए बी है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी सी है। समझना बात को? डायरेक्शन मिला दिया तो वेक्टर में लिख दिया, डायरेक्शन हटा दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये हो गया क्या, साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी एन इक्वल्स टू आ गया बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम ना, सी एन की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बी साइन थीटा मिल गया। अच्छा, अगेन इस राइट ट्राइंगल में फिर से देख लीजिए आप, बी एन सी में, इसमें हमने फिर से देखा तो क्या आया, इस राइट ट्राइंगल में अब आप लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी एन अपॉन बी सी। तो दिस इज बच्चों कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो बी एन, दिस इज अगेन बी, दिस इज कॉस थीटा, तो बी एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। बच्चों क्लियर? एक मिनट देख लें रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। पता चला अपन परेशान होते रहे, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है। हो गया 2-3 बार ऐसा कि मैं पूरा वीडियो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, पीछे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। चलिए हाँ,
बी एन आ गया क्या, बी कॉस थीटा आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझ में आया, बिल्कुल क्लियर सबको। चलिए अब बोर्ड को मैंने यहाँ से डिवाइड किया। इन राइट ट्राइंगल सबसे बड़ा ANC, सबसे बड़ा राइट ट्राइंगल देखो इधर, कोई ये है ना, सबसे बड़ा राइट ट्राइंगल है। इसमें देखिए आप AC स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। इस बड़े राइट ट्राइंगल में AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम है ये, PGT टीचर नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। आप देखिएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर। AN को मैं लिख रहा हूँ AB प्लस BN। किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें, इज देयर एनी परेशानी, प्रॉब्लम टू एनीवन, नो। प्लस CN स्क्वायर, चलेगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BN प्लस CN स्क्वायर, चलेगा, चलेगा ना। AB की वैल्यू देखो कहाँ है, AB है वास्तव में A का स्क्वायर, BN क्या है वो निकाला, B cos थीटा। दिस इज बच्चों B cos थीटा का स्क्वायर, 2 इंटू AB यानी AB यानी A, BN यानी B cos थीटा, और CN यानी CN B sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर हो गया, जे हो गया ना। ये क्या हो गया, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है, इसके साथ में लिख दिया 2AB कॉस थीटा इधर लिखा है। अब क्या किया हमने, B स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। इसकी वैल्यू मालूम है हमें 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मालूम है। क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये आया AC का स्क्वायर। देयरफॉर बच्चों AC क्या आ गया, अरे इधर बोर्ड पे फिर दिखता नहीं है ना। देयरफॉर AC क्या आ गया, इसका स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या बना भाई, देखो जरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये आंसर आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया भाई AC। ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर A और वेक्टर B का AC। मतलब कहने का ये है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एक बात याद रखना, जो A है ये वास्तव में क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, और जो B है ये क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों ये आंसर आ गया, दैट्स इट, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। ये कैसे आया, ट्राइंगल लॉ मेथड से हमने किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दिया, किसी वेक्टर का नहीं, दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट निकाल लिया ट्राइंगल लॉ मेथड से। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अरे लिखा कि नहीं, कॉपी पेन उठा लो, है ना, और नोट करो, पूरा पूरा नोट करो, ठीक है। ये आप आजकल आपको कितनी फैसिलिटी है ना, अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं, है ना। सब कुछ आपके, सब लोग आपके घर पे आ गए पढ़ाने। अब आपके ऊपर है, सीखना है कि नहीं सीखना है, कि ढोर बने रहना है। ढोर नहीं बोले, मतलब कैसे बने रहना है ना, अनपढ़ बने रहना है, ढोर नहीं बोलना चाहिए भाई, है ना। ठीक, ये हो गया। तो ये किस मेथड से निकाला है हमने, अरे मेथड का नाम नहीं लिखा था, लिखा तो था हमने, ट्राइंगल लॉ मेथड से निकाला था। ये कैसे था, ट्राइंगल लॉ मेथड से था पूरा डेरिवेशन। अब देखो आप पैरेललोग्राम लॉ मेथड से देखिए, दूसरा देखिए, पैरेललोग्राम
लॉ मेथड। तो दो वेक्टर के एडिशन को हो सकता है आप ट्रायंगल लॉ से नहीं निकालना चाह रहे, आप कैसे निकालना चाह रहे हो, पैरेललोग्राम लॉ से निकालना चाह रहे हो। तो पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकलेगा, चलो आ जाओ बच्चों। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ से कैसे होगा, ये कोई वेक्टर ए बी है जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई वेक्टर ए डी है जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इनका रिजल्टेंट क्या होगा हमें मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है। हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे, क्या करेंगे, सिंपली एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इनका रिजल्टेंट ये आया ब्लू कलर का, AC आया ना। ये ट्रायंगल लॉ से हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे हम, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें मालूम है पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि ये जो डायगोनल है इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल है। मतलब वेक्टर AC इक्वल्स टू क्या, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD। कोई दिक्कत नहीं, AB वेक्टर ये है और ये वेक्टर B, यहाँ तक ज्यों का त्यों हो गया। AC को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ये सब कुछ ज्यों का त्यों होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें कहानी और हम चेंज करें। हमने एक डेफिनीशन पढ़ी है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स क्या, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल हो, तीन चीज़ें अगर हो गई तो वेक्टर इक्वल कहलाते हैं। तो AD जो है ये इसके इक्वल है, हमें मालूम है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। तो जे इक्वल हो गई, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन है। तो अगर यहीं ले लें तो ये वेक्टर B बन जाएगा कि नहीं, वेक्टर BC जो है ये वेक्टर B बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको मैं पूरा कर दूँ, आप लोग स्केल से बना लेना चाहिए ना, इसको भी मैं पूरा कर दूँ, ठीक। हाँ, तो इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। मतलब कहने का है कि जो वेक्टर AB है, वेक्टर AB को हम A मान रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर DC के इक्वल भी होगा। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और डायरेक्शन हमने सेम ले ली तो ये इक्वल हो गए। और जितना AD है, क्या बोले, एक चीज़ हो गई, और वेक्टर AD इक्वल हो गया वेक्टर BC के, और ये दोनों हो गए वेक्टर B के इक्वल। और BC यानी B और AB यानी A, इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को। हमने माना दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल ये थीटा इधर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पक्के में कच्चे में, कच्चे का कोई काम नहीं होता भाई, पक्के में ही आती है। अब देखिएगा ज़रा, इसको हमने फिर से आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर खींचा फिर से, और फिर से इसका n नाम रख दिया। तो बच्चों जो एंगल थीटा यहाँ पे है, ये एंगल थीटा यहाँ पे भी होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइन है ये ऐसे खींची है और एक लाइन ऐसी जा रही है। जो थीटा यहाँ होगा वो थीटा यहाँ भी होगा। तो ये थीटा जो है ये यहाँ का भी थीटा इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलो भाई बस ख़त्म हो गया। अब ये सब हो ही गया था, जो कहता हूँ फिर से देख लीजिए। राइट ट्रायंगल BNC साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज CN अपॉन BC, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई, CN आ गया B साइन थीटा। अरे आप कहोगे सर एक बार में दोनों पढ़ा दिए। अरे भाई तो सारे हैं हम, है ना, आप लोग बच्चे हो, आपको दो बार करना पड़ेगा। ओके, फिर से वो राइट ट्रायंगल लिया तो इसमें कॉस थीटा लगाया आपकी बार हमने, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BN अपॉन BC हो गया, BN अपॉन BC हो गया, और BC BA क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ये आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो ANC, ले लिया। अरे ले लिया कि नहीं ले लिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और फिर वही कहानी वही राम कहानी ज्यों की त्यों चली जानी। चले गए कि नहीं चले गए बताओ, सारा कुछ ज्यों का त्यों। आज आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अलग अलग नहीं है, लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए। इसको उठाकर जैसे ही हमने यहाँ रखा सो वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही बन गए। तो बच्चों समझ में आ गया, पूरा नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। ये ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों से हमने निकाल दिया वेक्टर एडिशन। क्लियर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो डायरेक्शन के लिए भी हम दोनों लॉज से
अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो बात और बाकी है इसमें, है ना, इसकी तोड़ मरोड़ बाकी है अभी। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल में हो गया हूँ, इसको पूरे को नोट कर लो। ये पैरेललोग्राम लॉ से हो गया वेक्टर एडिशन निकालना। दो वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दिया और एक बार इससे निकाल दिया। चलो भाई आगे चलें, अब इसको साफ करें बोर्ड को। चलिए हाँ, अब आइए जरा हाँ बच्चों, तो चाहे हमने ट्रायंगल लॉ से निकाला हो, चाहे निकाला हो पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों में हमारा रिजल्टेंट आया है AC। ऐसे है ना, ऐसा था अभी पिछला वाला डायग्राम ऐसा था। ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, ठीक। अब आप देखिए जो रिजल्टेंट है AC, ये कितना आ रहा है? दो वेक्टर्स के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है? A² + B² + 2AB cos थीटा के इक्वल आ रहा है। इतना आ गया है। हाँ, अब इसमें स्पेशल केसेस देख लो भाई। स्पेशल केसेस क्या हैं? नंबर 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए अगर, तो वेक्टर A यहाँ पे है, इसको भी पकड़ के यहीं पे कर दो, एंगल 0 कर दो, तो J भी यहीं, J भी यहीं, ये वेक्टर यहाँ पे इधर से कर लो। मतलब चाहे पैरेललोग्राम लॉ से देखो या ट्रायंगल लॉ से देखो, ये कंडीशन दोनों में एक साथ जाएगी। मतलब दोनों वेक्टर अगर एक साथ आ गए किसी बॉडी पे, एक लग रहा है दूसरा भी लग रहा है, ठीक है। मतलब इधर लिखेंगे वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हैं दोनों। देन बच्चों cos थीटा की वैल्यू होगी cos 0 डिग्री, ये होगी 1, और 1 होती है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती cos की वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर जो रिजल्टेंट है वेक्टर A और वेक्टर B का मॉड जो है ये कितना आएगा? A² + B² + 2AB × 1, मतलब ये आ गया A² + B² + 2AB, ये आ गया। अब इसको लिख दिया हमने होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल, तो A + B आया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर A का मॉड प्लस वेक्टर B का मॉड। ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? ये बता रहा है कि इफ द वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शंस देन देयर रिजल्टेंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। समझ में आई बात? आई ना, है ना। मतलब अगर एक 5 न्यूटन का है, एक 3 न्यूटन का है, तो आंसर इस पे 8 न्यूटन ही आएगा। ये कह रहा है कि अगर सेम डायरेक्शंस के वेक्टर हैं तो उनको सीधे सीधे जोड़ दो आप, वो ही आंसर आएगा। क्लियर बात समझ में आई? अरे आई ना, आई कि नहीं आई? बोलो आई। हाँ, दूसरी बात, इफ थीटा इक्वल्स टू, अरे ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमने बोला एक कोई ये लकड़ी रखी है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। हमारा एक बच्चा आया जिसने फिजिक्स पढ़ी थी, उसने कहा तुम लोग हटो दोनों जन, हम 15 न्यूटन का एक ही लगा दे रहे हैं। तो जो ये दो मिलके करेंगे वो अकेला ये करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि सेम डायरेक्शंस के वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करने से आ जाता है ना। ये नॉलेज आपको काम में आई कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक। चलिए दूसरा केस, अगर थीटा 180 डिग्री है, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B जो हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। कहाँ हैं? वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा एक बात और बोलना थी, अरे एक बात और है ना, मैक्सिमम, मतलब दो वेक्टर का एडिशन से बड़ा आंसर जो आ सकता है वो उनके एडिशन के इक्वल आ सकता है। समझना बात को?
हमने कहा इस पेन पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा लो, एक 20 का न्यूटन का फोर्स लगा लो, तो आप कुछ भी कर लो, सिर पटक लो, कुछ कर लो, 30 से बड़ा फोर्स नहीं बना पाओगे। 30 भी कब बनेगा, जब सेम डायरेक्शन में लाओगे। समझ में आई बात। हमने कहा आपके पास एक 100 न्यूटन का फोर्स है, एक 300 न्यूटन का फोर्स है, किसी एक बॉडी पे लगाना है, तो मैक्सिमम कितना बड़ा फोर्स बना सकते हो आप बताओ, कितना बड़ा बना पाओगे? 300 और 100, तो 400 से बड़ा नहीं बना सकते, चाहे हम जो कर लें। वो 400 भी कब बनेगा, जब दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में लाया जाएगा तब। क्लियर ना? ठीक। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो गया cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों, और ये सबसे कम होती है। इससे कम cos कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है ना होगा कभी। दिस इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा। देयरफॉर अब इस फॉर्मूले में भर दो, इसका एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना आ जाएगा बताइए, a² + b² + 2ab × -1, तो ये क्या आएगा, ये ऐसा आएगा। अब ये क्या है वास्तव में, a - b का होल स्क्वायर है। कुछ बच्चे होशियार होंगे, वो कहेंगे कि नहीं सर b - a का होल स्क्वायर भी है। ठीक, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता ना। और ये हो सकता कि नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, हो सकता है। इसका आएगा a - b भी आ सकता है और b - a भी आ सकता है। मतलब वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड माइनस कर लो आप, या वेक्टर b के मैग्नीट्यूड में से वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस कर लो। मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लो, सीधी सीधी बात। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये मिनिमम आंसर है, इससे छोटा आंसर कभी नहीं आता, इससे कम आंसर कभी नहीं आता। मतलब 100 न्यूटन और 300 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं आपके पास, तो इससे कम से कम 300 - 100 200 बन सकता है, इससे कम नहीं बन सकता। हमने कहा 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के दो फोर्स हैं, आप किसी बॉडी पे लगा लो, सबसे कम आंसर आना चाहिए। तो हमारा बच्चा जो होशियार है वो बता देगा कि सबसे कम आंसर सर 7 आएगा। जिसने समझ लिया है वो बता देगा कि 7 से कम नहीं आ सकता। 7 भी कब आएगा, जब 12 एक डायरेक्शन में लगेगा और 5 एक डायरेक्शन में लगेगा, तो 7 इस तरफ को आ जाएगा। अब अगर मान लो वो कहता है नहीं सर हम 5 यहाँ से लगाएंगे और 12 यहाँ से लगाएंगे, 12 अंदर को लगाएंगे, 5 इधर को लगाएंगे, तो 7 आ जाएगा इस तरफ को। मतलब इसमें से a माइनस होता है तो इसमें से a माइनस हो सकता है, a में से b, b में से a, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा और आंसर कहाँ को आएगा, बड़े वाले की तरफ आएगा। डायरेक्शन पे हम फिर बात करेंगे। तो दो वेक्टर के एडिशन से हम सबसे बड़ा कितना बना सकते हैं, उनको प्लस के बराबर, और सबसे छोटा कितना बना सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके माइनस के बराबर। ठीक है, हाँ भाई। अब तीसरी बात क्या, तीसरा केस जो बहुत ही फेमस है, अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों सबको मालूम है 0 होती है। तो इस फॉर्मूले में भर देंगे 0, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। जैसा कि आज के शुरू के लेक्चर जब शुरू कर रहे थे तो हम बता भी रहे थे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं तो ऐड कर सकते हैं, अपोजिट हैं तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी एंगल है तो क्या करेंगे, तो परेशानी हो रही थी कुछ भी एंगल में, है ना। तो अब कुछ भी एंगल का भी बन गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और एक और केस, एक और क्या केस, ये बहुत स्पेशल वाला है ना, वेरी 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 स्पेशल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो x x है, मतलब जितना a है उतना b है और उतना ही, जितना a है उतना b है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब एक बॉडी पे जितना लगा तो दूसरा भी उतना लगा रहे हैं, और थीटा है 120 डिग्री। हाँ, देयरफॉर cos थीटा कितना हो जाएगा, मतलब -1/2 होती है वैल्यू, इसको आपको याद करना है। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, पुराना लेक्चर्स देखो सब समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताइए।
इधर x, इधर x, इधर x, इधर x, इधर -1/2। वेक्टर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू -1/2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 कैंसिल और माइनस हो जाए एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, कट्टी हो गई तो x आया। अरे जे तो बहुत शानदार आया, मतलब 10 और 10 लगाओगे तो आंसर 10 ही आएगा। देखो कैसा, एक वेक्टर आपने इधर लगाया, एक 120 पे लगाया, अगर ये 10 न्यूटन है और जे 10 न्यूटन है तो बच्चों ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जे भी कितना आएगा, जे भी 10 न्यूटन आएगा, है ना। मतलब अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। मतलब 50-50 के दो वेक्टर हैं, इनका आंसर हमें रिजल्टेंट चाहिए 50 न्यूटन। तो क्या करेंगे, हम दोनों को 120 पे लगा देंगे। हमने कहा 30-30 के दो हैं, इसका आंसर 30 कब आ सकता है बताओ, जब दोनों को हम 120 डिग्री एंगल पे लगा देंगे। 20-20 के हैं, 20 आंसर कब आ सकता है, जब सेम डायरेक्शन, हाँ 120 पे लगा देंगे, है ना। चलिए, तो आज आपने क्या देखा बच्चों, दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होता है। और फिर इसमें हमने ये देखा कि इसमें जो मैक्सिमम है, इसको अकेला अपन R लिख दें, अगर R रिजल्टेंट लिख दें तो जो R है ये बड़ा या बराबर होता है किससे, वेक्टर A माइनस वेक्टर B से। कैसे बोलेंगे, इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा होता है और इनके एडिशन से छोटा होता है। ऐसा पढ़ा अपन ने कि नहीं पढ़ा। ये कम से कम जाएगा तो इनके डिफरेंस के बराबर जाएगा, बड़े से बड़ा जाएगा तो एडिशन के बराबर जाएगा, ठीक है ना। मतलब 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन है, इसकी रेंज बताइए क्या आएगी, कि कहाँ तक आंसर आ सकता है। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 7 न्यूटन और एडिशन कितना हुआ 17 न्यूटन। तो 7 से 17 न्यूटन तक आएगा ये। 7 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, और इनके बीच का सब कुछ आ सकता है एंगल बदल बदल के, ठीक। तो सबसे कम वैल्यू इसकी 7 न्यूटन आएगी, सबसे बड़ी 17 न्यूटन आएगी। हमने बोला 8 न्यूटन और 20 न्यूटन, इसकी रेंज बताइए। तो सबसे कम एक कितना आ सकता है 12 न्यूटन, और सबसे बड़ा कितना आ सकता है 28 न्यूटन। और 12 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है। 12 कब आएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। 28 कब आएगा, जब सेम डायरेक्शन में लगेंगे। क्लियर बच्चों, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो एक दो छुटकू से सवाल ले लेते हैं हम इस पे, है ना, छोटे छोटे से, जिससे आपको जो याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। क्वेश्चन है हमारा कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 12 न्यूटन का, ठीक। इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक। फार्मूला हमारे पास यही है, ए और बी की जगह क्या आ जाएंगे, F1 F2 आ जाएंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। रिजल्टेंट हमें नहीं दिया। पहला फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर है, दूसरा कितना है 12 का स्क्वायर है, फिर इधर क्या है cos 90 है, तो ये सब जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 25, ये 144, स्क्वायर रूट कितना 169, ये 13 न्यूटन। मतलब अपन को तो पहले से ही पता है कि 5 न्यूटन और 12 न्यूटन को अगर 90 डिग्री के एंगल पे लगा दोगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 13 न्यूटन ही आना था। वो तो क्यों आना था, क्यों आना था बताइए। अभी हमने पढ़ा था स्पेशल केस में कि पाइथागोरस से निकाल देते हैं अगर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स तो, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को हम बदलते हैं, क्वेश्चन को हम बदलते हैं कि रिजल्टेंट दिया है 17 न्यूटन। तो बताइए किस एंगल पे दोनों वेक्टर्स को लगाना पड़ेगा। तो अपन को दिख रहा है कि 5 और 12 को 17 तब आएगा जब सेम डायरेक्शंस में लगाएंगे, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं, है ना। ये देखो रिजल्टेंट कितना चाहिए
इसका पहले तो स्क्वायर कर दो तो जो स्क्वायर रूट का चक्कर खत्म हो जाए। रिजल्टेंट का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, 2f1 f2 cos थीटा। रिजल्टेंट कितना कहा है इनने? 17 कहा, ठीक है। 17 नहीं, हाँ 17 कहा है, हाँ ये 12 f1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर, f2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 2 इंटू f1 यानी 5, f2 यानी 12 इंटू cos थीटा। देख लो आप, जो कुछ गिवन था वो हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी, जो कुछ नहीं मालूम, थीटा नहीं मालूम तो उसको रोक दिया यहाँ पे। 17 का स्क्वायर 289, ये 25, ये 144 और ये 12 पंचे 60 दूनी 120। इतना समझ में आ रहा है? ये हो गया बच्चों 289 माइनस 169 इक्वल्स टू कितना? 120 cos थीटा। ये कितना बचा? 120 इक्वल्स टू 120 cos थीटा। ये आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 120 अपॉन 120। तो दिस इज cos थीटा, दिस cos थीटा इक्वल्स टू 1 cos 0 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? नोट कर लो इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन हो गए। हमने क्वेश्चन फिर बदल दिया, हमने कहा इसका आंसर हमें 7 न्यूटन चाहिए है, तो किस एंगल पे दोनों वेक्टर्स को लगाना पड़ेगा? चलिए आइए, 7 न्यूटन चाहिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, ठीक है। 49 माइनस ये, तो ये आया माइनस 120, माइनस 120, माइनस 120। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, ठीक। तो थीटा कितना आ गया? 180 आ गया। तो हमें पहले से ही मालूम है कि अगर अपोजिट डायरेक्शंस में लगा दें 12 और 5 को तो 7 आ सकता है, लेकिन हमने फॉर्मूले से भी निकाल के बता दिया कि ये आ सकता है, ठीक। अब देखो जरा, एक मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें एक गलत क्वेश्चन बना रहा हूँ। हमने कहा 12 न्यूटन और 5 न्यूटन से 20 न्यूटन कब आ सकता है? तो अपन को तो पहले ही मालूम है कि जो 17 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन आपको नहीं पता और आप घुस गए और क्वेश्चन को अंदर करते गए तो ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। राइट में जाओ तो चलेगा, ये रहेगा 400। 400 में से 169 माइनस कर दो, 231 बचे, तो ये क्या आया? 231 अपॉन 120। तो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, 1 से बड़ा आ रहा ना, तो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। हमें मालूम है cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, 1 से बड़ी होती नहीं है। और अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू एंजॉयड टुडे द वेरी स्पेशल लर्निंग। तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, फ्रेंड्स को बता दो, इतना तो भाई कर दिया करो यार, इतना मैं आप लोग के लिए करता हूँ, तो आप लोग इतना कम से कम अपने चैनल को और अपने इसको चैनल को अपना चैनल मान के, ये नहीं कि हमारे सर का चैनल है, हमारा अपना चैनल है, ठीक है, ऐसा मानना है आपको, ठीक है। ओके बच्चों, कोई अगर दिक्कत आती है तो बताइएगा, और आपको कैसा लगा पढ़ के कमेंट जरूर लिख दिया करो प्लीज़। कि यूट्यूब पे अगर लेक्चर के पीछे कमेंट लिखे रहते हैं तो उससे अच्छा लगता है, थोड़ा हमें पढ़ाने में और मन लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, दूसरे लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते कहलाए, जब तो इतने बच्चे ऐसा अच्छा कमेंट देते हैं। ओके बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम इसकी डायरेक्शन पे डिस्कस करेंगे, सबसे कठिन सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक वेक्टर के अंदर। डायरेक्शन क्या होती है रिजल्टेंट वेक्टर की? अभी तो हमने ये देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है, ये निकाल के बताया, कहाँ लगाएं ये अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, तो लेक्चर नंबर 4 में डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ओके, सी यू, बाय।